अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को ये बताना है कि आप एनएस कंपनी के इन्वर्टर को कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। ये 1200 VA वाला इन्वर्टर है जिसकी हमने लास्ट टाइम वीडियो शूट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, वो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब, चल के आप दोस्तों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आया है और उसे कैसे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। वैसे ये इन्वर्टर वारंटी के अंदर है। आप दोस्तों के सामने इसकी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आप दोस्तों को कुछ एजुकेट कर सके कि इन चीजों को कैसे आप खुद से घर पे रिपेयर कर सकते हैं। कुछ कारीगर दोस्त मुझसे इसी वजह से नाराज होते हैं कि हम इस तरह की चीजें आप दोस्तों के साथ फ्री में शेयर करते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को बताते हैं इस फॉल्ट को कैसे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने एनएस के इन्वर्टर को अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो आप लोग इसके डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से ऑन ही नहीं हो पा रहा। डिस्प्ले की बैकलाइट ऑन हो रही है, रिले की अंदर से हमें आवाजें आ रही हैं कि टिक टिक की आवाजें हमें रिले के अंदर से आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई टेक्निकल इशू आ गया है। टेक्निकल इशू से मुराद ये है कि इसके हार्डवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अगर इसके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम होती तो इन्वर्टर इस तरह से बिहेव ना करता। सो इस चीज की ये निशानी है कि अगर आपकी रिले टिक टिक की आवाज कर रही है तो भाई आपको इन्वर्टर खोलना पड़ेगा। तो मैं ये जनाब यहाँ पर इन्वर्टर को खोल लेता हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर नीचे जितने भी स्क्रूज साइडों के ऊपर लगे होंगे सबको आपको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर वारंटी के अंदर था। आप दोस्तों को दिखाने का मकसद ये था कि यार कोई मसला नहीं, अगर हम वारंटी क्लेम करने के लिए भेज देते तो वारंटी क्लेम हो जानी थी, वो इशू नहीं है। मगर आप दोस्तों को सिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस चीज का पता चले कि इन चीजों को किस तरह से ठीक किया जाता है। अब हम इस तरह की रिपेयरिंग की वीडियो कम इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिर्फ कारीगर हजरात जो है वो ऐसी वीडियो के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी जो दूसरे लोग हैं वो ऐसी वीडियोस नहीं देखते। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कितने दोस्त हैं जो हमारी रिपेयरिंग की वीडियो को लाइक करते हैं और चाहते हैं कि हम आगे इस तरह की वीडियोस को बनाएं। तो लीजिए जनाब, हमने अपने इन्वर्टर को ओपन कर लिया है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है कितनी ज्यादा इसके अंदर डस्ट है। सबसे पहले मुझे इसको ब्लोअर के जरिए साफ करना पड़ेगा। इसके अंदर 2 एग्जॉस्ट फैन है जो कि इसका एक प्लस पॉइंट था, इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसके साइडों के ऊपर छोटे छोटे लॉक्स लगे होते हैं, आपने उनको कट कर देना या उनको खोल देना ताकि ये ब्लैक पेपर ब्लैक जो ये है इसको आप रिमूव कर सकें। इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये हवा को फैलने नहीं देता, जो हीट सिंक होते हैं उसके ऊपर फोकस करवाता है हवा का। ऊपर से जो हवा आ रही है, मतलब जो एग्जॉस्ट हो रहा है हवा का, वो उसको बिल्कुल एक लेवल के ऊपर रखता है ताकि आपके इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट ना आए। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना डर्टी हमारा इन्वर्टर। तो जनाब पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खुद इससे एलर्जी होने लग गई है, हाथ तो मेरे गंदे हो चुके हैं। तो मैं इसको पहले साफ करके आप दोस्तों को दिखा देता हूं कि इसके अंदर फॉल्ट किस जगह पे है। ठीक है जी दोस्तों, हमने अपने इन्वर्टर को साफ तो कर लिया है। अब बारी आ जाती है इसके अंदर फॉल्ट को ट्रेस करने की। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आप दोस्तों को बता चुका हूं कि किसी भी चीज को रिपेयर करने से पहले आपने उसको फिजिकली चेक करना होता है कि आपको कोई चीज ब्लास्ट हुई नजर तो नहीं आ रही, आपको कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं नजर आ रहा इसके अंदर। तो उसके लिए जनाब मैं एक साइड से स्टार्ट करता हूं। यहां से जनाब मुझे कोई कंपोनेंट खराब नजर नहीं आ रहा। चलते 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 अगर मैं दाहिनी जानब आता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एफईटीज लगी हुई हैं ये ब्लास्ट हो चुकी हैं। मैं जरा जूम करके आप दोस्तों को दिखा देता हूं जी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एफईटीज जो हैं वो ब्लास्ट हो चुकी हैं। डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर्स के अंदर डिफरेंट टाइप की जो एफईटीज होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जबकि ये जो हमारा ये वाला इन्वर्टर है इसके अंदर IRF 3306 वाली एफईटी का इस्तेमाल किया गया है। स्टार्टिंग के ऊपर पहले हीटसिंक के ऊपर जो पहली 2 एफईटीज हैं वो तो उनका बेड़ा गर्क ही हो चुका है, वो टोटली ब्लास्ट हो चुकी हैं, जबकि जो दूसरा हीटसिंक है उसके ऊपर भी 2 एफईटीज जो है वो धमाका कर चुकी हैं। मुझे करना ये होगा कि ये सारी एफईटीज मार्केट से नई लेके आनी है, क्योंकि अगर मैं इसमें से कोई एक एफईटी भी चेंज नहीं करूंगा बाकी सबको चेंज कर दूंगा, अगर उस एफईटी के अंदर फॉल्ट हुआ तो मेरा इन्वर्टर दोबारा से ठुस हो जाना है। तो बेहतर यह है कि 8 की 8 एफईटीज मैं रिप्लेस करूं, चेंज करूं। इसके बाद फिर हम बड़ी एफईटी की तरफ बढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। तो मैं जनाब अभी मार्केट चला जाता हूं, वहां से जाकर सेम नंबर की एफईटी जरा ओरिजिनल वाली लेके आऊंगा। थोड़ी सी महंगी तो होती है मगर कोई मसला नहीं है, महंगी वाली लाकर मैं इसके अंदर डाल देता हूं। वेल जी दोस्तों, हमने मार्केट से सेम नंबर की 8 एफईटी लेके आए हैं। हमने इन सभी को रिप्लेस करना है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को रिप्लेस करने का तरीकाकार भी बताऊंगा, क्योंकि कारीगर जो हजरात है उनको तो पता होता है मगर एक आम बंदे को नहीं पता होता कि इनको किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले आपने अपने काविये को टर्न ऑन कर लेना है। काविया कोशिश करें कि 60 वाट का आपका होना चाहिए, मिनिमम 60 वाट का। 40 वाला भी चल जाता है मगर बेहतर है कि 60 वाट वाला यूज किया जाए। इसके बाद आपने इन सारी एफईटीज के इन स्क्रूज को रिमूव कर लेना है ताकि हम इन एफईटीज को बाहर निकाल सकें। यहाँ पर एक एफईटी जो है वो कैपेसिटर के
बिल्कुल सामने आ रही है, जिसका मतलब ये है कि मुझे इस कैपेसिटर को भी रिमूव करना पड़ेगा या कोई ऐसा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकूं। जनाब मैं सबसे पहले इनके सभी स्क्रूज को रिमूव कर लेता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं कि इन एफईटीज को आपने रिमूव किस तरह से करना है। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर एफईटीज को रिमूव करना है। सभी मैंने स्क्रूज को रिमूव करके यहाँ पर रख लिया है। एक कैपेसिटर हमें यहाँ से निकालना पड़ा है क्योंकि उसके बगैर वो होना नहीं था। अब यहाँ पर ये जो एफईटीज सारी लाइन में लगी हुई हैं, टोटल 8 एफईटीज हैं, तो इनको हमने बाहर निकालना है। इनको बाहर निकालने के बेसिक 2 तरीके होते हैं। ये मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो जो इस फील्ड में नए होते हैं। अच्छा जी, हमने करना क्या है कि इसको पहला तरीका ये है कि एक तो आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रोजा लें थोड़ा सा ट्वीजर की मदद से और टांके के ऊपर थोड़ा सा लगा दें। जिस चीज को आपने रिमूव करना है उसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्रोजा लगा दें। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैं इस पहले नंबर वाली एफईटी को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर ब्रोजा लगा के थोड़ा सा शोल्डर लगाऊंगा और दूसरी साइड से मैं एफईटी को ट्वीजर की मदद से बाहर खींच लूंगा। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है। मैं जरा इसको गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ इस साइड से। जैसे ही ये गर्म होगी मैं दूसरी साइड से उसके जो सुराख है उसके अंदर ट्वीजर को डालकर इसको बाहर निकाल लेता हूं। तो आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि जो फॉल्टी एफईटी है, जो ब्लास्ट हुई एफईटी है, वो ऑटोमेटिक बाहर आ चुकी है। इसके बाद दूसरा काम मुझे ये करना है कि इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन को रखना है ताकि ये सोल्डर नीचे से गर्म हो जाए और इस शक्कर की मदद से मैं यहां से सारा सोल्डर उठा लूंगा। ये शक्कर वगैरह सारे मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं तो इनका इस्तेमाल ज़रूरी है। यहाँ पर आप शील्ड वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपने उसके जितने भी टांके आपको नज़र आ रहे हैं, जितना भी शोल्डर आपको ऊपर नज़र आ रहा है, उसको आपने इससे रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक एफईटी को बाहर निकाल लिया है। कितनी खूबसूरती के साथ मैंने इसको बाहर निकाला है। अभी मैं बारी बारी सारी एफईटीज को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ज़रा वीडियो की स्पीड को ज़रा मैं तेज़ कर देता हूँ ताकि टाइम की बचत की जा सके। तरीकाकार मैंने आप दोस्तों को बता दिया हुआ है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन सभी एफईटीज को रिमूव कर लिया है। नीचे से इनके पॉइंट भी हमने साफ कर दिए है ताकि हमें नई एफईटी लगाने में परेशानी ना हो। अब हमें करना ये है कि इस जगह को थोड़ा सा साफ कर लेना है। साफ करने के लिए हम एमबीसी का इस्तेमाल करेंगे या सीटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमबीसी का मतलब ये होता है कि मदरबोर्ड क्लीनर। तो आप यहाँ पर कोई भी मदरबोर्ड क्लीनर का इस्तेमाल करके अपने बोर्ड को वॉश कर लें ताकि बोर्ड के अंदर एफईटीज लगाने में आसानी हो और अंदर से जितना भी ब्लास्ट वगैरह आपको नजर आ रहा है वो सारा उतर जाए। तो मैं जनाब यहाँ पर अच्छी तरह से एमबीसी को लगा देता हूँ और इसके बाद हम अपनी एफईटीज इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। अभी दोस्तों हम यहाँ पर नई एफईटीज को इंस्टॉल करेंगे। तो जो नई एफईटी मैं मार्केट से लेके आया हूँ, इसकी प्राइस 200 रुपये मुझे मिली है। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। एक एफईटी इंस्टॉल करना मैं आपको बताऊंगा। देखें मैंने पहले से पॉइंट साफ किए हुए थे जिसकी वजह से मुझे नई एफईटी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो एफईटी को सोल्ड करने से पहले आपने इसके ऊपर ये जो इसका स्क्रू उतारा था आपने इसको वहीं पर लगा देना है सोल्डिंग करने से पहले। ठीक है, ये चीज याद रखनी है क्योंकि अगर आप पहले सोल्डिंग कर देंगे तो आपसे फिर ये स्क्रू टाइट नहीं हो पाएगा। तो मैं एक एफईटी आपको लगानी बताऊंगा, बाकी जो है वो भी सेम तरीके से लगानी है। ठीक है जी, एक एफईटी हमने यहाँ पर लगा दी, इसको हम एंड पे सोल्ड करेंगे। इसके बाद जनाब दूसरी एफईटी को पकड़ लेते हैं और बारी बारी हम इसी तरह से सारी एफईटीज को इसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जरा जल्दी के साथ ये भी प्रोसेस कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ठीक है जी, सभी एफईटीज को फिट कर लेने के बाद अभी बारी आ जाती है जनाब इनको सोल्ड करने की। तो मैं बारी बारी सभी एफईटीज को सोल्ड कर लेता हूँ। एफईटीज को सोल्ड या अनसोल्ड करते वक्त आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि इसके साथ छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी होती हैं जो कि एसएमडी रेजिस्टर हम उसे कहते हैं। उसका आपने जरूर ख्याल रखना होता है कि अगर आप उस एसएमडी रेजिस्टर को डैमेज कर देंगे तो उससे आपका इन्वर्टर कभी भी ठीक नहीं होगा। तो जब तक आप उस एसएमडी रेजिस्टर को नहीं लगाएंगे तब तक आपका इन्वर्टर ऑन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये एसएमडी रेजिस्टर कुछ तो फीडबैक का काम करती हैं, कुछ इसमें उसको बाइसिंग देने के काम आती हैं, तो इसलिए आपने इनको खराब नहीं करना। सोल्डिंग करते वक्त आपने जल्दबाजी नहीं करनी, काविया ऊपर थोड़ी देर लगा कर रखना है क्योंकि ये डुअल साइड प्रिंटिंग है, मतलब कि 2 लेयर पीसीबी बोर्ड होता है। तो इसमें दोनों साइड के ऊपर अच्छी तरह से प्रॉपर हीट जानी चाहिए। इसके बाद जनाब इसकी जो एक्स्ट्रा लेग्स है हम उनको कट कर देते हैं। वेल जी दोस्तों, हमने सभी एफईटीज को इंस्टॉल कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसको दोबारा से फिट करके ये चेक करने की कि आया जो हमने इतनी मेहनत की है उसका हमें कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थी वो एफईटीज जो हमने सारी रिमूव की हैं। तो मैं अभी दोबारा से इसे फिट कर लेता हूँ। इसके जो बेसिक कनेक्शन है, जो मेन कनेक्शन है, उनको मैं कर लेता हूँ। फिर हम ये चेक करते हैं इसे टर्न ऑन करके कि क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं।
अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। सबसे पहले मैंने इसे वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई के साथ लगाकर देखा था कि आया दोबारा से शॉर्टेज तो नहीं हुई, तो वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई के ऊपर बिल्कुल ओके था। तो उसके बाद मैंने इसे बैटरी के ऊपर लगाया है। अभी मैं इसे यहाँ से टर्न ऑन कर लेता हूँ, तो ये क्या, जैसे ही मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ कोई किसी किस्म का मैं डिस्प्ले के ऊपर कोई रीडिंग दिखाई नहीं दे रही, हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनाब मैं इसे ऑन करूंगा और फौरन से मेरा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अभी फॉल्ट हमारे मजीद सेक्शन के अंदर है, तो वो मुझे ट्रेस करना पड़ेगा कि किस सेक्शन के अंदर मेरा फॉल्ट है। दोस्तों अभी फॉल्ट को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर या तो मीटर की मदद से रीडिंग को चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज वगैरह प्रॉपर सेक्शंस के अंदर आ रहे हैं, मगर मैंने यहाँ पर फिजिकली एक आईसी के ऊपर नजर दौड़ाई है, तो यहाँ पर मुझे ये आईसी ब्लास्ट हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर अक्सर औकात कंपोनेंट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो आईसी है, यहाँ पर आप सेंटर में से आप लोग देख सकते हैं कि ये सेंटर से उभरा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जनाब इसका जो है वो काम हो चुका है, हमें इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। अगर आप मीटर की मदद से टेस्ट करें तो यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन कर देता हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर वोल्टेजेस की रीडिंग चेक करते हैं, तो मुझे कहीं पर भी कोई किसी किस्म के वोल्टेज दिखाई नहीं दे रहे, जिसका मतलब ये है कि ये आईसी शॉर्ट हो चुका है, ये हीट अप भी नहीं हो रहा और प्रॉपर तरीके से आगे वोल्टेज भी आउट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आईसी है मुझे इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे निकालना पड़ेगा। इस आईसी का नंबर KA3525 है, तो मैं इसे भी निकाल कर नया आईसी इसमें लगा लेता हूं, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूं। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमने इस आईसी को चेंज कर दिया है, बेस नीचे लगाई है ताकि दोबारा अगर मसला आए तो हमारा आईसी उतारना और लगाना आसानी से हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट के ऊपर सोल्डिंग की है, कुछ प्रिंट को आपस में जोड़ने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा था कि ये प्रिंट वाटर डैमेज होने की वजह से खराब हुए हैं। ये वाला ऑप्टो कपलर के ऊपर मुझे डाउट था, मैंने इसको भी चेंज कर दिया है। सो जिन जिन पार्ट्स के ऊपर मुझे डाउट था मैंने उसको चेंज किया। यहाँ पर एक छोटी सी एक रजिस्टर है 2R2 के नाम से SMD रजिस्टर है, मैंने इसको भी चेंज कर दिया है। अभी दोस्तों हम इसको फिट करके ये चेक कर लेते हैं कि आया हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हुआ है कि नहीं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इन्वर्टर को फैन के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो जनाब मैं यहाँ से इन्वर्टर को टर्न ऑन करके चेक कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से टर्न ऑन हो चुका है और यहाँ पर डिस्प्ले पर हमें बता रहा है कि जनाब इस वक्त आपके 236 वोल्ट आउटपुट के ऊपर ये निकाल रहा है बैटरी से इन्वर्ट करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी मैं इसके सभी स्क्रूज को लगाकर इसके बोर्ड को अच्छी तरह से टाइट करके इसको फिट कर देता हूँ। अभी दोस्तों हमने अपने इन्वर्टर को बिल्कुल फिट कर लिया है, तो मैं यहाँ से इसे टर्न ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त 236 वोल्ट आउटपुट पे निकाल रहा है, बैटरी को इन्वर्ट करके आगे हमारे लोड को चला रहा है। इसका मतलब ये है कि जनाब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो चुका है। अच्छा, इसको रिपेयर करते वक्त एक चीज का आपने ख्याल रखना होता है, इसके दोनों फैन की अगर वायर को अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये इन्वर्टर फॉल्ट मोड पे चला जाता है। तो आपने जब भी इसको रिपेयर करते वक्त इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो फैन जरूर आपने इसके साथ लगाने हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और हमें ये जरूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन से इन्वर्टर की रिपेयरिंग के ऊपर बनानी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।